ये बात साल 2019 की है, जब एक लड़का अपने घर से लगभग 750 किलोमीटर दूर कलकत्ता में जाकर के नौकरी कर रहा था रोजी रोटी कमाने के लिए। वो क्वालिटी इंजीनियर होता है और इसी बीच में लॉकडाउन लग जाता है। उसके घर से उसका संपर्क टूट जाता है, वो अपने घर पर नहीं आ पाता है और ना ही वो खाना बना पाता है ढंग से, ना वो कपड़े अपना धो पाता है। उसके बगल में एक लड़की होती है, उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम घर नहीं जा पाए? तो बोलता है नहीं, मैं घर नहीं जा पाया हूँ। और उसके बाद जो लड़की होती है उसके ऊपर दया आती है और उसके लिए कुछ ना कुछ कर दिया करती थी। कभी कपड़े धो दिया करती थी उसके, कभी खाने उसको दे दिया करती थी। और इस बीच में उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोस्ती बढ़ जाती है। और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन दोनों को खुद नहीं पता चलता। जब लॉकडाउन ख़त्म होता है वो अपने घर पर आता है, तो वो अपने घर वालों से बातचीत करता है कि कलकत्ता में ही एक लड़की है और ऐसी ऐसी बात हुई थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की जो है वो मुस्लिम है। जब ये बात लड़के के घर वाले सुनते हैं तो एकदम गुस्से में लाल हो जाते हैं। कहते हैं कि इस घर में अब मुस्लिम लड़की आएगी, ये कभी हो नहीं सकता हमारे जीते जी, और तुम्हें ये जिद छोड़नी पड़ेगी। तो जो लड़का होता है वो भी अपने घर वालों के अगेंस्ट जा कर के और उस लड़की से जा कर के लव मैरिज कर लेता है, कोर्ट मैरिज कर लेता है। हालांकि जो लड़की होती है उसके घर पे तो ज़्यादा कोई ऐतराज़ करने वाला था नहीं, लेकिन अब इसके घर पे थे, इसके घर वालों ने ऐतराज़ किया और ये जा कर के ज़बरदस्ती कोर्ट मैरिज कर लेता है। अब दोस्तों, इसके घर पर आने के लिए मना कर दिया जाता है, खासकर उस लड़की को भी लाने के लिए मना कर दिया जाता है। लेकिन जब भी कभी लड़का अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने पिताजी से बात करता तो उसे एक तंज कसा जाता कि तुमने तो नमाज पढ़ना सीख लिया होगा, उस लड़के ने सब कुछ तुम्हें अपने धर्म के बारे में सिखा दिया होगा, मीट खाना सीख लिया होगा। तो जो लड़का होता कहता है कि माँ बहन, मेरा यकीन करो कि वो लड़की अब हमारी तरह रह रही है, वो हिंदू धर्म को फॉलो कर रही है, उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया है, मीट खाना छोड़ दिया है, बिल्कुल हमारी तरह रह रही है। लेकिन इन लोगों को उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं होता था। और एक दिन ऐसे ही तंज कसते कसते इस मामले में दो कत्ल होते हैं और वो दो जो कत्ल होते हैं, जब उस कत्ल का खुलासा होता है दोस्तों, तो लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं कि एक बेटा कैसे इस हद तक गिर सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता। तो आइए पूरी कहानी जानते हैं कि आखिर हुआ तो क्या हुआ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये जौनपुर ज़िले की है। जौनपुर ज़िले में एक थाना लगता है जफराबाद, और जफराबाद के इलाके में ही एक अहमदपुर पुरानी गोदाम नाम का एक जगह लगता है, उसी जगह की ये बात है। दरअसल एक महिला होती है जिसका नाम शकुंतला होता है, जो कि बनारस में रह रही होती है, और उसकी भाभी का नाम बबीता देवी होता है। वो अपने भाभी और भैया से पर डे दिन में एक दो बार बात करती थी, और वो लगभग 9 दिसंबर को सुबह 7 साढ़े 7 बजे का वक्त हो रहा था। वो अपने भाभी को फ़ोन लगाती है, लेकिन उसके भाभी का जो फ़ोन आता है वो स्विच ऑफ आ रहा था। फिर अपने भाई को लगाती है जिसका नाम श्यामलाल होता है, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। थोड़ी देर बाद फिर लगाती है, लेकिन फिर भी दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। देखते देखते पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह फिर वो फ़ोन लगाती है लगभग 10 दिसंबर 2025 को, तब भी उनका फ़ोन जो है स्विच ऑफ ही आ रहा था। और उसके बाद दोस्तों आ जाता है 11 दिसंबर 2025, फिर वो जब फ़ोन लगाती है पूरा दिन, तब उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर वो अपने भतीजे को फ़ोन लगाती है जिसका नाम अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू होता है। वो उसको फ़ोन लगाती है, वो फ़ोन उठाता, कहती बेटा अपने माँ से बात कराओ, आज 2-3 दिनों से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है।
उनसे नहीं हो पा रही तो अपने पिताजी से बात कराओ, उनका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो कहता है ठीक है बुआ जी, मैं अभी थोड़ी देर में बात करवाता हूँ। और उसके बाद वो पूरा दिन इधर से उधर बातों को घुमा रहा था और उनसे बात नहीं करवाता है। बात 12 दिसंबर की हो जाती है। अगली सुबह जिसकी बहन वंदना होती है, वंदना जो है अपने भाई के पास यानी रिंकू के पास फ़ोन करती है, कहती है भाई मम्मी से बात करवाओ। और फिर वो जो रिंकू होता है कहती है बहन मम्मी और पापा कहीं गुस्सा करके चले गए हैं, वो आज 2-3 दिनों से मिल नहीं रहे हैं और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है और मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। देखो अगर तुमसे कुछ हो सके तो मेरी हेल्प करना और मैं उनको ढूंढने जा रहा हूँ। दोस्तों ये कह करके रिंकू जो है थोड़ी देर बाद उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसके बाद उसका भी फ़ोन नहीं लगता है। अब दोस्तों जो वंदना होती है उसका फ़ोन लगाकर परेशान हो जाती है जब उसका फ़ोन नहीं लगता। तो 15 दिसंबर 2025 को वंदना जो होती है वो जफराबाद थाने में पहुंचती है और थाने में पहुंच करके एक रिपोर्ट लिखवाती है और लिखवाने के बाद वो बताती है कि मेरे पिताजी का नाम श्यामलाल है जिनकी उम्र 62 साल है, मेरी माता जी का नाम बबीता देवी है जिनकी उम्र 60 साल है और उसके भाई का नाम अम्बेश कुमार उर्फ रिंकू है जिसकी उम्र 37 साल है। ये तीनों लापता हैं और तीनों का फ़ोन जो है वो बंद आ रहा है। और वो रिपोर्ट लिखवा करके अपने घर पहुंची ही थी, तभी उसका जो भाई होता है रिंकू, जो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था, वो अचानक खुलता है और खुलने के बाद सबसे पहला फ़ोन जो है वो अपनी बहन बबीता को करता है और कहता है बहन कि घर में एक ताला लगा था, उसके ऊपर दूसरा ताला लगा हुआ, क्या उसकी चाबी तुम्हारे पास है? कहती है हाँ मैंने ही ताला लगाया था और उसकी चाबी मेरे पास है, बस तुम रुको मैं चाबी भिजवाती हूँ। अब दोस्तों वो फ़ोन काट देती है और उसके बाद थोड़ी देर बाद पुलिस जो है वो रिंकू के घर पर पहुंच जाती है। रिंकू के पास पहुंचने के बाद पुलिस जो है उससे पूछताछ करती है, कहती है तुम कहाँ थे इतने, मतलब तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था, अभी तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? तो जो रिंकू होता है पुलिस को बताता है कि मैं गंगा के घाट पर अपने माता पिता को ढूंढने गया था, क्योंकि मुझसे ही मेरे माता पिता का छोटा मोटा झगड़ा हो गया था। उसके बाद वो नाराज होकर के घर छोड़ चले गए थे, इसलिए मैं उनको ढूंढने गया था, लेकिन वो मिले नहीं और आया तो ये घर में दूसरा ताला लगा हुआ है। अब दोस्तों जो पुलिस थी वो तीनों के फ़ोन का जो लोकेशन ट्रैक कर रही थी, सीडीआर निकाल थे, उस हिसाब से जब रिंकू से बातचीत करती है, पूछताछ करती है, तो पता लगता है कि रिंकू झूठ बोल रहा था। अब दोस्तों रिंकू से पुलिस जो है वो जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वो ये कबूल करता है कि हाँ मैंने ही अपने माता पिता को मारा है। जैसे यह बात पुलिस सुनती है और उसकी बहन सुनती है, इन लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस पूछती है आखिर तुमने अपने माँ बाप को क्यों मारा, किस लिए मारा? तो अपनी सारी कहानी बताता है कि उसकी जो पत्नी है जो कि 750 किलोमीटर दूर बैठी हुई है। 30 जून 2025 को उसके पिताजी जो कि एक लोको पायलट होते हैं रेलवे में, वो रिटायर हुए थे और उस रिटायरमेंट पार्टी में वो आया हुआ था। उस टाइम पे ये लोग जो हैं वो उसके ऊपर दबाव बनाए जो कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे। उसकी पत्नी का इसका एक बेटा और एक बेटी हैं जो कि अभी अबोध हैं और इसके माता पिता जो हैं इसके ऊपर दबाव बनाते हैं कि उसको छोड़ दो और आकर मेरे साथ रहो। कहता है ठीक है मैं उससे बात करूंगा। वो वापस जाता है, जब उससे बातचीत करता है तो वो कहती है ठीक है अगर तुम्हें लगता है तो तुम अपने माता पिता के पास में जा सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ मेरे लिए करो, मेरे बच्चों के भरण पोषण के लिए कर दो ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। वो इस बात को समझता है, कहता है ठीक है और बात जो है 10 लाख रुपए में तय होती है। उसकी पत्नी कहती है मेरे लिए 10 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो और मैं अपना ब्यूटी पार्लर का जो काम है वो फिर से शुरुआत करूँगी और उसी से अपने बच्चों का भरण पोषण कर लूँगी और उन्हीं के सहारे में अपना जीवन काट लूँगी। अब दोस्तों ये बात आकर के अपने माता पिता से कहता है वो लड़की 10 लाख रुपए मांग रही है
अपने भरण पोषण के लिए, तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दो और मैं उससे तलाक ले लूँगा, डिवोर्स ले लूँगा। तो जो उसके माता पिता होते हैं श्यामलाल और बबीता देवी, ये 8 दिसंबर की बात है, 8 दिसंबर 2025 की, वो वहाँ से आता है और अपने माता पिता से बात कहता है। तो जो उसके माता पिता होते हैं वो साफ मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि ये सारा रायता तुमने फैलाया है, मुझे नहीं पता, तुम्हें जैसा भी सल्टाना है सल्टाओ, लेकिन तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अब इस बात पर माँ बेटे में बहस होने लगती है, थोड़ा धक्का मुक्की होने लगती है। इस बात पर जो उसकी माँ होती है उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगते हैं, कहते हैं तुम अभी अभी इस घर से निकल जाओ और इसके बाद तुम यहाँ दिखाई भी मत देना। इस बात पर जो रिंकू होता है वो कहता है किस बात के लिए तुम्हारा घर, ये घर मेरा है। तुम्हें पता है कि राम नारायण कौन है? दरअसल जो राम नारायण थे वो रिंकू के नाना जी थे और वो बचपने में ही जब रिंकू छोटा था तो उसके नाम वो घर कर गए थे, और जब उसके नाम वो घर किए थे तभी जो रिंकू के माता पिता हैं वो आकर के जफराबाद के इलाके में जो घर है उसी में रहने लगे थे। इनका जो घर है वो वहाँ से कम 15 से 20 किलोमीटर दूर पड़ता था। और दोस्तों रिंकू जो है वो अपनी माँ को जो है धक्का देता, कहता तुम लोग इस घर से निकलो, ये घर मेरा है। अब रिंकू की माँ को गुस्सा आता है और दे तड़ातड़ एक के ऊपर एक थप्पड़ उसको जमाने लगती हैं। रिंकू जो है एकदम गुस्से में आ जाता है। पास में एक सिलबट्टा रखा हुआ था और उसी बट्टे को उठा करके अपनी माँ के सर पर जो है दे मारता है। तुरंत उसकी माँ जमीन पर गिर जाती है, तड़पने लगती है। तभी जो उसके पिता श्यामलाल होते हैं वो आकर देखते हैं उनकी जो पत्नी वो जमीन पर पड़ी तड़प रही है। वो कहते हैं तुमने ये क्या किया, देखो मैं तुम्हारे क्या करता हूँ। वो फ़ोन निकालते हैं और 112 नंबर पर कॉल करने का प्रयास करते हैं। तभी जो रिंकू होता है वो उसी बट्टे से अपने पिताजी के सर पर भी वार करता है और वो भी जमीन पर गिर जाते हैं और तड़पने लगते हैं। तभी 3 मंजिले का घर था, अंडरग्राउंड फ्लोर लेकर के वो अंडरग्राउंड फ्लोर में जा करके एक आरी लाता है लकड़ी काटने वाला, और उस आरी से अपनी माँ के पैरों को काटने लगता है। ये बात देख करके जो रिंकू के पिताजी होते हैं उनका बस नहीं चल रहा था, क्योंकि वो भी तड़प रहे थे और ये देख करके वो रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। ये बात वो देख करके रिंकू कि कहीं इनकी आवाज़ जो है बाहर ना चली जाए, वो एक रस्से का इंतजाम करता है और उस रस्से से अपने पिताजी का गला तब तक दबा कर रखता है जब तक उनकी आवाज़ खामोश नहीं हो जाती। उसकी माँ पहले से ही खामोश पड़ी थी। अब वो उस आरी से अपनी माँ का जो शरीर है वो 3 टुकड़ों में काटता है, अपने पिताजी का जो शरीर है वो 3-4 टुकड़ों में काटता है। और ये करते करते लगभग सुबह का 4 बज जाता है और उसे पता ही नहीं चलता। और पॉलीथीन का इंतजाम करता है। इंतजाम करने के बाद लगभग 7 थैलियों में इन दोनों के जो बॉडी का पार्ट होता है वो इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद उसके पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी होती है, उसकी डिक्की में ले जा करके वो रखता है। और रखने के बाद लगभग 10-12 किलोमीटर दूर 2 नदियों में अलग अलग इनके शवों को, इनके जो टुकड़े हैं वो फेंक देता है। और फेंकने के बाद वापस घर आ जाता है। जब घर आता है तो देखता है जो उसकी माँ का एक पैर है वो भी अभी कहीं गलती से छूट गया था। वो फिर से घर को साफ करता है। घर को साफ करने के बाद उस पार्ट को भी ले जा करके एक अलग नदी में फेंक देता है। और उसके बाद दोस्तों जब उसकी बुआ उसको फ़ोन लगा रही थी, उसी दिन से उसके माँ बाप का फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा था। अब दोस्तों जब उसकी बहन फ़ोन करती है तब वो सारी कहानी बताता है कि माता पिता जो मम्मी पापा हैं वो घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। लेकिन जब पुलिस इन तीनों का फ़ोन सर्विलांस पर लगाती है, सीडीआर निकलवाती है, तो रिंकू के ऊपर उनको शक होता है और शक के आधार पर उसको गिरफ्तार करते हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ में सारी जो कहानी है वो बयां करता है, और बयां करने के बाद पुलिस जो है रिंकू को चार्जशीट दाखिल कर जेल भेज दी है। और अब
उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, लेकिन जो उसकी 3 बहनें हैं वो सोच भी नहीं सकती थी उसका इकलौता भाई अपने ही माता पिता के साथ में ऐसा कर सकता है, या कोई भी बेटा अपनी माता पिता के साथ में ऐसा कर सकता है। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको जागरूक और सतर्क करना था कि कभी आप ऐसी गलती ना करें। और माँ बाप से भी एक गुजारिश है, कभी बेटा अगर ऐसी गलती कर दिया है तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप भी अपनी जिद को पकड़ करके ना बैठें। तो मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।